मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर खत्म हो गया है ना, क्वेश्चन में बता दिए थे। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा नंबर होगा मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इसमें लिखिएगा मोल इन टर्म्स ऑफ मास में इन दिस section we will study about conversion of mole into mass and mass into mole। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि मोल को कैसे मास में कन्वर्ट किया जाता है और मास को कैसे मोल में कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले वाला में हम लोग पढ़े थे कि मोल से कैसे नंबर में जाते हैं और नंबर से कैसे मोल में आते हैं, जिसमें हमने यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल तीनों के लिए पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन भी 5-6 क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग मास टर्म पढ़ाते हैं और इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि मोल को कैसे मास में बदला जाएगा और मास को कैसे मोल में बदला जाएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग को देखना होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिखिएगा लिखते हैं एटॉमिक मास of any element in gram। Atomic mass of any element in gram is equal to 1 mole। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में अगर आप ग्राम लगाते हैं तो वो कितना के बराबर कहलाता है? 1 मोल के। जैसे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू हमने लिख दिया 40 ग्राम। इसका ये मतलब है कि ये कितना मोल के बराबर है जी? 1 मोल के बराबर है। ये 1 मोल का मास हो गया, ठीक है। अगर हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ आयरन इक्वल टू 56 ग्राम, 56 ग्राम लिख दिया, मतलब ये कितना मोल हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम is equal to 1 मोल। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास में
अगर ग्राम लगा दिया जाएगा तो वो कितना के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम लिख दिए। ये कितना मोल हो गया? 1 मोल हो गया। ये 1 मोल का मास हो गया। अगर हम लिख दिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, ये भी कितना के बराबर हो गया? 1 मोल। नोट करिए फटाफट इसको। हो गया बेटा इसको? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आयनिक मास ऑफ एनी रेडिकल, आयनिक मास ऑफ एनी रेडिकल in gram is equal to 1 mole, is equal to 1 mole. Ionic mass of any radical in gram is equal to 1 mole. किसी भी आयन का आयनिक मास हम लिख दिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा आयनिक मास ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 18 ग्राम, ये कितना के बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। अगर हमने लिख दिया आयनिक मास ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा? 96 ग्राम ना, कितना मोल के बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। ठीक है, ये बात हमको बताना था। फिर हम लिखते हैं मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, मास ऑफ इतना पार्टिकल्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज in gram is equal to 1 मोल। किसी भी केमिकल स्पीसीज का इतना संख्या हो, इतना कितना 6.022 10 का पावर 23, तो उसको तराजू पर तौलने के बाद जो मास होगा वो कितना के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। ठीक ना? जैसे हमने यहाँ एग्जांपल एक लिखा, हमने लिखा कि मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ये कितना के बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। यानी सीधा सीधा बात तय हो गया यहाँ पे कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास में अगर आप ग्राम लगाते हैं
तो वो इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि इतना एटम्स का मास 12 ग्राम हुआ, मतलब कितना मोल हुआ, 1 मोल हुआ। ठीक ना, हम लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 molecules of H2SO4 equal to 98 ग्राम। मतलब कितना हो गया जी, ये मास ऑफ 1 मोल H2SO4 हो गया कि नहीं हो गया। हम लिख दिए मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 ions of NH4 plus equal to 18 ग्राम। मतलब कितना हो गया, तो 1 मोल हो गया। तो जल्दी क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तुमको कोई समस्या, तुम क्लियर है ना, बहुत मुश्किल है। मेरा चैनल तुमने सब्सक्राइब किया है सब लोग। अर्जुन सर केमिस्ट्री वाले 600 पहुंच गया है सब्सक्राइबर, सोचो पूरा व्यूज बहुत आ रहा है, यही सब वीडियो, यही सब बेटा इसको। तो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि आखिर ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास क्या होता है ना। जितना जिरकोन पे नहीं लाइक कमेंट्स और व्यूज मिलता है, उतना मेरे चैनल पर मेरा वीडियो मिलता है। बिना इसको कोई भी खोल के देखता है ना। चलो हेडिंग डालोगे, एटॉमिक मास molecular mass and ionic mass। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये क्या है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड आयनिक मास के बारे में। तो यहां लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये लिखते हैं कॉमा दे करके, molecular mass of a compound, molecular mass of a compound and ionic mass of a radical tells us how many times of an atom of an element is a molecule of a compound and an
ion of a radical is heavier than 1/12 mass of one atom of C612 isotopes। नोट करिए, फिर समझते हैं इसको आखिर ये है क्या। तो हमने स्पष्ट लिखा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड एंड आयनिक मास ऑफ ए रेडिकल tells us कहता है कि tells us how many times of an atom of an element, a molecule of a compound and an ion of a radical is heavier than 1/12 mass of one atom of C612 isotope। और इसको नोट करें, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि आखिर ये कैसे मेजर किया जाता है। ये जो लैंग्वेज लिखे हैं इसका मतलब क्या लिखे होगा, ये चीज समझते हैं। क्लियर? कोई भी चीज को तौलने के लिए, उसका वजन बताने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, तराजू चाहिए और बटखरा चाहिए। आलू खरीदने बाजार में जाते हो तो तुम बोलते हो कि एक पसेरी आलू दीजिए, तो कितना आलू देता है? 5 किलो देता है। तो 5 किलो आलू तौलता है तो वो तराजू लेता है, एक पलड़े पर 5 केजी का बटखरा रखता है और फिर उस पर आलू रखता है। जब दोनों पलड़ा बराबर होता है तो तुम भी संतुष्ट, दुकानदार भी संतुष्ट कि 5 केजी आलू हम दे दिए। अगर वही अंदाज से आलू दे देता तो क्या तुम भी संतुष्ट नहीं हो पाते और वो भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तुमको ऐसा लगता है क्योंकि तुम खरीदार हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि अलुइया कम दे दिया हमको, और उसको लगता है क्योंकि वो बेचा है उसको कमी नहीं करना है वहां से, तो उसको ऐसा फील होगा कि हम जो है ज्यादा आलू उसको दे दिए। दोनों आदमी के मन में ये बात हमेशा चलते रहेगा। लेकिन जैसे ही तराजू पर तौल दिया जाता है कि किसी के दिमाग में या मन में ये बात नहीं चलता है कि हम आलू ज्यादा ले लिए और वो आलू कम दे दिया, ऐसा नहीं चलता। तो यानी ये एक तरीका है दोनों तरफ के लोगों को संतुष्ट रखने का, तराजू और बटखरा, जिससे सामान अगर कोई दे रहा है तो दोनों आदमी संतुष्ट है कि भाई हमको उतना सामान मिल गया और उसको लगता है कि हम जितना बोला था उतना ही दिए। तो अब आते हैं हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को तौलना है हम लोग को। मान लीजिए कि एक एल्युमिनियम का एटम आपको दे दिया गया, चाहे एक पोटेशियम का एटम आपको दे दिया गया। अब बोला जाए कि इसका मास बताओ कितना होगा। यही बात यहाँ पर बोला गया कि एक मॉलिक्यूल अगर दिया जाए, एक आयन आपको दे दिया जाए, चाहे एक एटम आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका मास बताओ, तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमको तराजू चाहिए। मान लो वो तुम्हारे पास अवेलेबल है। उसके बाद तुमको बटखरा चाहिए, और बटखरा जो यहाँ पर बनेगा वो देखो किस चीज का बनाना है। बटखरा यहाँ लिखा हुआ C612 जो कार्बन है ना, उसका एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा। क्या बोले हम? C612 जो एटम है इसके मास के, इसके एक एटम के मास का कितना हिस्सा लेना है? 1/12 हिस्सा, 1/12वां हिस्सा। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और उसका 1/12वां हिस्सा निकालेंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/12 × 12 तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी को AMU कहा जाता है। वो जो 1 हुआ उसको हम लोग 1 AMU बोलते हैं। AMU मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन के, ध्यान से, कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है। बोल सकते हो तुम लोग? बोल सकते हो? कार्बन के एक एटम के मास का
1/12वां हिस्सा क्या होगा, 1 AMU होगा, ठीक ना। वो किस चीज का काम करेगा, बटखरा का काम करेगा। हमने क्या किया, तराजू लिया और इस पर हमने एक तरफ रख दिया पोटेशियम को, एक एटम पोटेशियम का एक एटम लिया हमने, ये तरफ दिया। अब इसका मास बताना है हमको, तो हम एक एक एमयू का बटखरा इधर रखेंगे, दूसरा साइड में हमने रखा 1 AMU, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इधर उधर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा रखते गए, तब तक रखते जाएंगे जब तक कि दोनों पलड़ा बराबर नहीं हो जाए। और जैसे दोनों पलड़ा बराबर हुआ तो हमने देखा कि ये 39 AMU बटखरा हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब ये पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39 है, 39 है। बात सुन रहे, वही बात यहाँ लिखे हैं, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एटॉमिक मास, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का और किसी रेडिकल का आयनिक मास, ये कहता है कि मैं कार्बन के एक एटम के मास के 1/12वां हिस्सा से कितना गुना भारी हूं। देखो तो पोटेशियम चिल्ला के बोल रहा है कि मैं कार्बन के एक एटम के मास के 1/12वां हिस्सा, जिसको हम 1 AMU बोलते हैं, उससे 39 गुना भारी हूं, यानी मेरा मास कितना है, 39। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। हम क्या बोले, कुछ नहीं, सिंपल बोलना है, कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा 1 AMU कहलाता है। अगर कोई एलिमेंट 39 AMU है, इसका सीधा मतलब है कि वो एक AMU से कितना गुना भारी है, 39 गुना भारी है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मास 98 AMU है, इसका मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 1 AMU के 98 टाइम्स भारी है। बात समझ में आया। तो अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखते हैं एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आयनिक मास बराबर, हम एक ही में फॉर्मूला लिख देते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, फिर लिखते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड और मास ऑफ वन आयन ऑफ ए रेडिकल बाई 1/12 mass of one atom of C612 isotope। यहां से लिख दीजिए, आई स्क्वायर से घेर दीजिए। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। ये पूरा टर्म जो होगा, ये पूरा टर्म यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। अभी हम ये सारा चीज प्रूव करेंगे, पहले इसको नोट करिए, एक तो बात का डिस्कशन होगा ये सब।
बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत डिटेल्स में पढ़ा है ना, मैंने जितना तो पढ़ा है, बस वही है कि आप लोग बीच में इंटर किए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बीच में आने पर समस्या होता है, हर किसी को होता है, तो उसको रोक दिया है, लेकिन उसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट हफ्ते के रविवार के दिन क्लास लेकर 2 क्लास, कितना 2.5 घंटा का, बीच में 10 मिनट गैप देकर मेहनत करना पड़ेगा, देख रहने से कुछ नहीं होगा। जब अगर आप सांप के बियल में हाथ डाल दिए हैं ना, या तो सांप काट लिया, नहीं तो आप सांप को काट लीजिए, तो ही काम होगा, है ना। या तो सांप को आप पकड़ लीजिए, नहीं तो सांप आपको पकड़ लेता है। क्योंकि सांप के बियल में हाथ डालने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, अभी गेहूं के बियल में हाथ डाल रहे हैं। हो गया। अब हमें इसमें जितना भी टर्म यूज किया ना, सबको बारी बारी से समझाते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे, यहां लिखते हैं एरोलेटर से मास ऑफ वन एटम of an element mass of one molecule of a compound and mass of one ion of a radical is normally expressed in AMU, normally expressed in AMU or U. Mass of one atom of an element, mass of one molecule of a compound, and mass of one ion of a radical is normally expressed in AMU. AMU का full form atomic mass unit. जैसे एग्जाम्पल यहां लिखते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 AMU, नॉट ग्राम, 23 AMU। यहां लिख दिया मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो भी होगा वो सब AMU में होगा, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा 23 AMU हो जाएगा। हमने यहाँ मॉलिक्यूल के लिए लिखा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो 98 AMU, और मास ऑफ वन आयन ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 18 AMU। जब भी एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का या एक आयन का मास पूछा जाए तो उसके जो मास होगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास, उसमें AMU लगा दीजिएगा। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना होगा। और वाइवा वगैरह में इससे बहुत पूछा जाता है। मिटा नीचे इसको, अब इसमें हम थोड़ा बात करते हैं कि सर ये AMU के बारे में बताइए। अभी हम बता देते हैं, अभी बताए भी थे, बताते हैं AMU क्या है।
तो हेडिंग डालते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग एमयू चाहे यू से भी बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता क्या है, यहाँ लिखते हैं इट इज defined as 1/12 mass of one atom of C612 आइसोटोप, यानी कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 AMU के बराबर होगा। जैसे 1 AMU इक्वल टू 1/12 into mass of one atom of C612 आइसोटोप। ये हम लोग लिख दिए। अगर हमको कार्बन के एक एटम का मास मिल जाए तो हम एक AMU निकाल सकते हैं कितना ग्राम के बराबर होगा। ये बोले ऊपर वाला लिख लिए, बेटा इसको लिखिए जल्दी। बरोबर में है। अब आते हैं हम लोग कार्बन के एक एटम के मास का कैलकुलेशन करते हैं ग्राम। मतलब हम लिखते हैं मास ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 atoms of C612 आइसोटोप इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम। अभी तो लिखे थे कि एक मोल किसी भी एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6.022 10 का पावर 23 एटम्स का मास कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया कार्बन के। तो एक इतना एटम के मास 12 ग्राम है, तो तुम बताओ मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 आइसोटोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/6.022 into 10 का पावर 23 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अरे होगा। चलो तो अब यहाँ पर लिखे, अब घूर के यहाँ आते हैं, यहाँ पे 1 AMU इक्वल टू 1/12 गुना 12/6.022 into 10 का पावर 23 ग्राम। ये देखो 12 से 12 कटा, अब बच गया 1/6.022 into 10 का पावर 23 ग्राम। भाग दोगे 1.66 into 10 का पावर -24 ग्राम। यानी एक AMU जो होता है वो कितना ग्राम के बराबर होता है, 1.66 into 10 का पावर -24 ग्राम के बराबर। यानी 1/12 कितना ग्राम के बराबर है,
1.66 into 10 the power -24 ग्राम। यही बटखरा से हम लोग किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का मास निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी छापिए। हो गया? क्या बनता है? तो अब देखिए, अब ये बात देखना है कि कैसे एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और आयनिक मास जो है वो यूनिटलेस होता है। जरा समझिएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमने लिखा, देखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ, मान लीजिए हम लिख दिया पोटासियम। तो फॉर्मूला हम क्या लिखे थे अभी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटासियम बाई कितना, तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C612, यही ना लिखे थे, ये ना फॉर्मूला था। तो अब क्या है, पोटेशियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 39 AMU। अब कार्बन के एक एटम का मास कितना हो गया, देखिए तो 1 AMU, इसी को ना कहते हैं, आते हैं ना। देखिए AMU AMU कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 39 आ गया कि नहीं आ गया। यानी एक बात अब तय हो गया कि जब भी आपसे कोई पूछ देना कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होगा, तो 23 बोल करके चुप हो जाना, उसके आगे कोई यूनिट मत लगाना। अगर कोई यूनिट आप लगा दीजिए ग्राम और AMU, तो आप गलत हो गए, आप केमिस्ट्री में गलत कर दिए। और जनरली वाइवा वगैरह जो होता है ना, बड़े बड़े लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी, उन सारे एग्जाम में यही सब छोटे छोटे चीज को पकड़ा जाता है और वहीं से आपको गलती करवा लिया जाता है। तो मैं, तो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, आयनिक मास हो, कभी भी उसमें AMU या ग्राम का शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे नंबर बोलकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये एक मास नंबर होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, जोड़ होता है। बात में ऊपर वाला मिटाएं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पूछ दिया गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, या लिखेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 by 1/12 mass of
1 एटम ऑफ C612, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 98 AMU। अब बाई कितना हो जाएगा 1 AMU, तो ये मिल गया कितना 98। यूनिटलेस हो गया। ये लिख लिए ये। अब यही लिखते हैं आयनिक मास ऑफ NH4 प्लस। तो मास ऑफ वन आयन ऑफ NH4 प्लस बाई इतना, ये हो जाएगा कितना 18 AMU, ये 1 AMU, तो कितना आ गया 18। तो जल्दी यानी हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसमें कोई यूनिट का यूज नहीं करेंगे, ना ही एमयू लगाएंगे और ना ही ग्राम लगाएंगे। अगर एमयू और ग्राम लगा दीजिएगा तो उसका मतलब बदल जाएगा। क्लियर हुआ बात? है ना, लिख दीजिएगा फैक्ट। फैक्ट मतलब सच्चाई क्या है इसका। तो क्या हम लोग मास ऑफ वन एटम ऑफ Na सोडियम कितना लिखेंगे 23 Na। गौर करना, अगर बोला जाए कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम तब कितना लिखिएगा 23 AMU। अगर बोला जाए मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम तो क्या लिखिएगा 23 ग्राम। अगर बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो क्या लिखिएगा 23 वाली, और कुछ नहीं। ठीक ना, नोट करिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of H2SO4 equal to 98 AMU। या मास ऑफ 1 मोल
molecules of H2SO4 is equal to 98 ग्राम। कर लीजिए मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 is equal to 98। करिए फटाफट। तो इस प्रकार से ये सब जो है था। हो गया इसको। अब देखिएगा, तो ये सब कुछ बेसिक बात था जिसको जानना जरूरी था हम लोग को। अब हम बात करते हैं एवरेज मास। एवरेज मास कैसे निकाला जाता है, फिर निकालिएगा एवरेज मास। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास। concept of average mass। concept of average mass। concept of average mass यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला। देखिए एवरेज मास जो होता है वो लिखा जाता है टोटल आइसोटोपिक mass by total moles। total isotopic mass by total moles। अब यहां पर एक बात है जहां समझने का जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स है, जिसमें 40 गर्ल्स स्टूडेंट, 40 जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स, 40 गर्ल्स स्टूडेंट और 60 बॉयज स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लासरूम में एवरेज कैसे निकला जाता है ये सब हम लोग 7वां 6वां में बहुत पढ़े हैं एवरेज निकालने का। एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें 40 गर्ल्स स्टूडेंट और 60 जो है 60 जो है वो बॉयज स्टूडेंट। हमने कहा ना, हम इन जनरल मान लेते हैं कि मास ऑफ each girls student is equal to 40 kg। प्रत्येक गर्ल्स स्टूडेंट का मास कितना है 40 kg। और यहां मान लेते हैं मास ऑफ each
बॉयज स्टूडेंट ये है 60 केजी। प्रत्येक बॉयज स्टूडेंट का मास कितना हो गया 60 केजी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल मास ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, बोलो कितना हो जाएगा 40 गुना 40 मतलब 1600 केजी ना, कितना हो जाएगा 1600 केजी हो जाएगा। अरे एक लड़की का मास 40 केजी है, 40 लड़की है सेम मास का है, तो चाचों का 1600 केजी ना हो जाएगा। यहाँ पर इसका टोटल मास ऑफ बॉयज स्टूडेंट कितना हो जाएगा 60 गुना 60 कितना 3600 केजी हो जाएगा, हो जाएगा। तब एवरेज मास कितना हो जाएगा, एवरेज मास निकाल लीजिए, नोट करो इसको पूरा। तब एवरेज मास इक्वल टू 1600 प्लस 3600 बाई टोटल संख्या 100 है, तो 5200 बाई 100 मतलब कितना हो जाएगा जी 52 केजी एवरेज मास हो जाएगा। सेम यही काम केमिस्ट्री में करना है। नोट करो जल्दी फटाफट, छोड़ना कोई नहीं, सब लिखो। ये बचपन वाला जो काम है यही काम अभी करना हम लोग को। हो गया, इस पूरे क्लासरूम में जो 100 स्टूडेंट है उसमें अगर एवरेज मार्क्स का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 52 केजी, यानी ज्यादा और कम वाले के बीच में होगा। तो गर्ल्स का मास 40 केजी और बॉयज का 60 केजी, तो दोनों के बीच में है एवरेज। अब इसमें क्वेश्चन कैसे केमिस्ट्री में इसको यूज करेंगे वो चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है if the component of
ईयर, इसमें N2 है 78%, O2 है 21%, आर्गन है 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.1%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.1% बाई वॉल्यूम what would be the molecular weight of air? Molecular weight of air। ये तो इसको अब समझ लीजिए पहले उसके बाद यहाँ पर एयर का कंपोनेंट दिया हुआ है, सारा कंपोनेंट दिया हुआ और एवरेज मास पूछ रहा है, तो एवरेज मास निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी हम? एवरेज मास इक्वल टू टोटल मास या टोटल आइसोटोपिक मास बाय टोटल मोल्स। तो देखो आर्गन नाइट्रोजन 78% है, 78 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28, एक नाइट्रोजन का मास 14 तो 2 का 28 प्लस टोटल निकालना है 21%, मतलब ये 21 गुना 32। देखो जितना भी परसेंट है ना सबको जोड़ोगे तो 100 के बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि एयर के अंदर अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ना एयर का, जिसमें 78 नाइट्रोजन होगा, 21 ऑक्सीजन होगा, 0.9 आर्गन होगा और 0.1 कौन होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जब हमको संख्या मिल गया तो उसके मॉलिक्यूलर मास से गुना करने का तो मास नहीं निकल जाएगा। वही काम तो किया है। 78 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, एक मॉलिक्यूल का मास 28 है, तो 78 गुना 28 टोटल निकल गया किसका नाइट्रोजन का। 21 मॉलिक्यूल है किसका ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास 32 है, तो 21 गुना 32 कर देंगे। 0.9 दिया हुआ है आर्गन, इसका एटॉमिक मास कितना लिख दिए 40, अब प्लस 0.1 दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास हो गया 44, गुना कर दिए और टोटल को जोड़ दिए 78 प्लस 21 प्लस 0.9 प्लस 0.1। अब ये सब गुना भाग कर लो, क्लियर? जैसे गुना भाग करोगे तो 28 में सवाल कुछ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अठहत्तर गुने 28 हो जाएगा 2184 प्लस 21 गुना 32 ये 672 प्लस ये हो जाएगा 36 ना, ये हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा ये 4.4 नीचे में हो जाएगा 100। ये हो गया तुम्हारा 28 9 6.4 कितना आ गया 28.964
अप्रोक्सीमेटली आप 29 बोल सकते हो ईयर का मॉलिक्यूलर मास। ईयर का मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्स 29। क्वेश्चन बेटा हुआ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और आप लिखिए फटाफट। क्वेश्चन है बोरॉन is found in two stable isotopes, two stable isotopes in nature। कौन कौन है? तो B510, इसका परसेंटेज रखा है 19.78%। एंड बोरॉन 511, इसका परसेंटेज है 80.22%। कैलकुलेट एवरेज atomic mass of boron का एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास बाय टोटल मोल, टोटल आइसोटोपिक मास बाय टोटल मोल। तो देखिए 10 वाला जो है 19.78 है, 10 इंटू 19.78 प्लस 11 इंटू 80.22, दोनों को जोड़ दीजिए 19.78 प्लस 80.22। आगे दीजिए ये हो गया 1080.22 बाई 100, यानी ये आ गया 10.8 आ जाएगा एवरेज। ये तो हम बता दिए कि परसेंटेज दिया हुआ रहे और एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास दिया रहे तो हम लोग एवरेज मास निकाल सकते हैं।
और एक तरीका होता है कि एवरेज मास दे देगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे, लेकिन परसेंटेज पूछ देगा। तो फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र यही है, फॉर्मूला यही है, इसी से सब काम होगा। तो ये पहले उसको फिर लिखते हैं। हो गया गाइस को? चलिए अब ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे मान लीजिए, समझिएगा, एक कंटेनर में ए और बी दो आइटम्स रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है मान लीजिए, है ना। इसका एवरेज मास दे दिया है, एवरेज मास इसका दे रखा है कितना, तो एम एवरेज, ऐसे लीजिए एम एवरेज, और इसका एटॉमिक मास है m1 और इसका एटॉमिक मास है m2। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज बताइए कितना होगा और इसका परसेंटेज कितना होगा। तो मान लीजिए कि परसेंटेज बाय मास ए जो है वो x% है और b कितना है जाएगा 100 माइनस x%। क्लियर है? ये पूछा गया है, बाकी ये सब क्वेश्चन में देगा। जैसे एवरेज मास दे देगा m1 m2, तो आप एटम को देख करके आपको याद रहता है कि m1 m2 क्या है, या क्वेश्चन में ही दे देता है, लेकिन ये आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो सीधा फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एवरेज मास इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल। टोटल एवरेज मास यहाँ दे रखा है कितना, एम एवरेज, ये दिया हुआ है। टोटल मास निकालना है m1 इंटू एक्स, m1 इंटू एक्स हो जाएगा ना। अरे भाई एक x% है, मतलब x एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये 25% है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 गो एटम है तो उसमें 25 गो कौन है, ए है, और 75 गो बी है, यही ना मतलब होगा। तो हम लोग जो परसेंटेज दिया रहेगा ना उसमें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से गुना कर देना होगा। तो ये कर दिए, प्लस m2 into क्या करें 100 माइनस x कर दें, ये दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 100 माइनस x, तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, तो ये 100, तो 100 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 100 m एवरेज, ये हो गया m1x, ये हो जाएगा 100 m2, ये हो जाएगा माइनस m2x, ये हो जाएगा 100 वाले को इधर ला दीजिए, तो ये 100 कॉमन हो जाएगा और m एवरेज माइनस m2 हो जाएगा, ये भी इधर चला गया। इसमें से x को कॉमन कर लीजिए तो m1 माइनस m2 हो जाएगा, और यही x निकालना है, इसलिए x इक्वल टू 100 m एवरेज माइनस m2 बाई m1 माइनस m2, यही फॉर्मूला आ गया। अगर x निकल जाएगा तो 100 में से x घटा देंगे तो दूसरा भी निकल जाएगा। जल्दी नोट करिए इसको फटाफट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यहाँ पे, अगले क्लास में हम लोग इसको आगे इस पर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बात क्लियर हुआ?